एक्चुअली जब मैं एनआईटी राउरकेला या आईआईटी खड़गपुर इन सब का जब बात करता हूँ तो कुछ नाम अलग से ध्यान आते हैं। जैसे आपके खासकर एनआईटी राउरकेला में अपने लेजेंडरी पर्सन AK गौरई सर वहाँ से आते हैं कि भाई एनआईटी राउरकेला में क्या रॉक मैकेनिक्स की नदियाँ बह रही हैं क्या। अपने में अमृतेश सर जो कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हमारे कोचिंग में किसी फैकल्टी का है, वो अमृतेश सर एनआईटी राउरकेला से ही आते हैं। वो आप अपने 3 घंटे को बताइए जो आपने गेट 2025 एग्ज़ाम में बैठे कैसे उस टाइम को मैनेज करा, किस तरह से आपका अप्रोच था गेट 2025 एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का। ये व्यूअर्स को समझना चाहिए कि गेट एग्ज़ाम जो है जितना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एक्चुअली आपको। जैसा वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज आपके और हमारे बीच है राहुल रंजन दास, जिनका गेट 2025 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 20 लगा है, जो कि एनआईटी राउरकेला के छात्र हैं। इस साल का एनआईटी राउरकेला का बेस्ट रैंक इन्हीं राहुल का ही लगा है। आज के इस वीडियो में राहुल रंजन दास के गेट 2025 एग्जाम प्रिपरेशन के पूरे जर्नी के बारे में जानेंगे। क्या प्लानिंग इन्होंने करा था, कैसे उसका एग्जीक्यूशन करा, हर वो चीज जो आप एक टॉपर के अंदर से जानना चाहते हैं, हर वो चीज जो आप राहुल रंजन से जानना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो राहुल, आपका माइनिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको मैनी कंग्रेचुलेसन कि आपने गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2025 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल करा है। इंडिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल करा है। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को हमारे व्यूअर्स को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राहुल रंजन दास एनआईटी राउरकेला से भी पास आउट हूँगा। माइनिंग 2025 बैच का हूँ। मेरा घर गाजियाबाद यूपी में, गवर्नमेंट ब्रॉटअप पूरा वहाँ से। मेरा नेटिव उड़ीसा केवंझर से। और बीच वगैरह अगर देखो तो मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है एंड स्विमिंग अभी सीख। ओके, कौन से कॉलेज से आप पढ़े हैं राहुल? सर मैं अभी ग्रेजुएशन आपका एनआईटी कहाँ से राउरकेला हुआ? से ग्रेजुएशन का होगा। एनआईटी राउरकेला से। ओके, तो ये जो आप एनआईटी राउरकेला में गए 12th के बाद डायरेक्ट गए, ड्रॉप लिया था, कैसे आपने कोई नहीं, कोचिंग मैं ज्वाइन 12th किया के था, बाद क्या? ट्वेल्थ में 12th के बाद मैंने डायरेक्ट जेई सेल्फ का स्टडी कर। हाँ, साइड बाय साइड प्रिपरेशन अच्छा, स्टार्ट कर दिया था एंड उसके बाद डायरेक्ट मैं ज्वाइन किया था। ओके। जेई का प्रिपरेशन आप क्या ऑनलाइन कर रहे थे, कैसे ऑफलाइन कर रहे थे? मेरे घर के पास एक स्टार्टअप फाउंडेशन जैसा है, मतलब प्रोना अकेडमी उसका नाम है। वहाँ पे मैंने अपना जेई के लिए पूरा प्रिपरेशन 11th-12th में किया था। दीपक सर उसके फाउंडर है। ओके हाँ, वही मुझे गाइड है। दीपक सर, कृष्ण सर ओके। और आदर्श सर। घर पे कौन कौन है राहुल? मेरे मामा पापा और मेरा एक यंगर सिबलिंग, मेरा भाई। पापा क्या करते हैं? पापा टेक्सटाइल पब्लिशर बाय प्रोफेशन है एंड हम लोगों का एक शॉप है, फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर रिलेटेड वर्क्स करते हैं। एड्स बना देना तो न्यूज़पेपर में। ओके ओके, तो कभी ऐसा नहीं लगा फैमिली वाले ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं या इस तरह के जो भी एड्स वगैरह का काम कर रहे हैं, तो आपका उधर इंक्लिनेशन नहीं गया फैमिली को देख करके? ऐसा मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग पसंद है, बट उसको मैंने हमेशा एक हॉबी की तरह ही ट्रीट किया। मैंने कभी सोचा नहीं कि उसको एज प्रोफेशनल लाइन देखूं। मेरे पेरेंट्स उस कंटिन्यू लाइन करो। में थे, तो आई हैड सीन कि उस लाइन के पूरे अप्स एंड डाउन्स कैसे वेरिएबल हो सकते हैं। तो कभी उसमें जाने का, उस लाइन में नहीं जाना था। ओके ओके, अपने कॉलेज के बारे में बताइए, एनआईटी राउरकेला के बारे में। कैसा आपका कॉलेज है, कैसा वहाँ का कल्चर है, थोड़ा सा व्यूअर्स के सामने शेयर कीजिए। कैंपस की बात करूँ तो कैंपस बहुत अच्छा है। अगर कभी भी मतलब मूड खराब हो तो जस्ट गो आउट एंड हैव अ वॉक। बहुत रिफ्रेशिंग कैंपस है। बाकी हमारे में सीनियर जूनियर कल्चर क्वाइट अच्छा है। तो उनका एक स्टूडेंट वॉल्ट रहता है, तो उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा रिसोर्स सेट मिल जाता है। मेरे सीनियर्स ने उसको अपडेट किया, फिर अभी मेरे बैच के जितने मेरे क्लासमेट्स हैं, हमको अगर कुछ नया मिला तो हम लोग उसमें अपडेट करते हैं।
फिर हम लोग उसको अपने जूनियर्स को पसंद कर देते हैं। इस टाइप का हमारे कल्चर चलता रहता है। फिर हम लोगों का जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, तो हम लोगों का एक डिजाइनर्स का रहता है अलग। इट्स लाइक अ ग्रैंडपा जनरेशन, ग्रैंडपा, फिर मेरे सीनियर्स, फिर मैं, फिर मेरे जूनियर्स। तो हम वो हमें सिखा के जाते हैं, हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं, एंड ऐसे एक पूरा साइकिल चलता रहता है। कॉन्वोकेशन अभी जब होगा, अभी हम लोग वापस एक मीटअप करेंगे। ओके। ग्राफिक डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, ये सारा बेसिकली पोस्टर को बनाने का काम, फ्लैक्स बनाने का काम, बैनर बनाने का काम, ये सारा आप लोग लग जाते हैं आपस में, राइट राइट। जी। आपने ट्रेनिंग कहाँ से करा राहुल, जो हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद जो इंटर्नशिप करते हैं वो कहाँ से किया जी। आपने? मेरा टाटा स्टील में ऑन कैंपस इंटर्नशिप लगा था इंस्पायर प्रोग्राम के अंडर। तो मेरा हम्म, मई में जो हमारा 2 मंथ्स ट्रेनिंग रहता है, मेरा शिजवा कोलियरी में इंटर्नशिप रहा था। मेरा केबल बोल्टिंग के ओके इफेक्टिवनेस के ऊपर मेरा प्रोजेक्ट था, ओके। उसके अंडरग्राउंड अलावा भी कहीं? एरिया डिवीजन। अच्छा अच्छा, उसके अलावा भी और कोई माइंस आप गए हैं? मैं एमसीएल की ऐसे विजिट नंदेरा करने? कोलियरी में भी गया हूँ सेकेंड हम्म ईयर के बाद। उसमें उस समय बट माइनिंग मैंने जस्ट, तब हम लोग का सेकेंड ईयर में माइनिंग इंट्रोड्यूस हुआ था हम लोगों को कि कैसे क्या रहता है। एंड हम लोगों का अंडरग्राउंड कोल माइन उस समय एक सब्जेक्ट था, तो आई थॉट कि एक बार जाके देख लेना चाहिए कि जब जो थ्योरी में पढ़ा था वैसा वैसे कितना क्या होता है एंड कितना सिमिलर है। हम्म। उसमें उतना तो अवेयर नहीं था मैं माइनिंग को लेके। इट वाज फन। तो कैसा लगा, मतलब जो आप बोल रहे हो कि जो जो थ्योरी में पढ़ा है वो दिखेगा नहीं, ये दिखेगा, एक बार कोरिलेट कर लेते हैं, तो क्या फीलिंग आया कि हाँ भाई जो पढ़ रहे हैं वही सामने हो रहा है, कि लगा कि ये तो अलग ही दुनिया है भाई, केजीएफ चल रहा है, ऐसा कुछ था, ये क्या था? अलग ही दुनिया नहीं लगी थी। जयंत सर मुझे उस समय पढ़ाते थे अंडरग्राउंड कोल माइन। हम्म वो हम लोग हम्म को मतलब थ्योरी में है, एंड वो बताते भी थे उनके लाइफ में जितने उन्होंने कोरियरीज में काम किए हैं, वो उनके लाइफ के इंस्टेंसेस को कोट कर देते थे कि मैंने ये देखा था, कि ये वहाँ पे हुआ था। अभी भी वो जितने प्रोजेक्ट्स कोट कर रहे हैं, अभी उनका हम लोग की स्टाटा कंट्रोल लेबोरेटरी है, तो वहाँ पे भी वो अपने जितने भी कोरियरीज गए हैं या फिर कोरियरी उनके पास कोई रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, तो वो उनसे दिखाते थे। इतना अनकोरिलेटेड तो नहीं था, बट फील्ड में जाके काफी कुछ बताते हैं। मतलब आप एक प्लान हाँ यहाँ पे देखते हो, उसके बाद अंडरग्राउंड में उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट लगा, बट अच्छा था। हाँ, मतलब सर ने बेसिकली विजुलाइज कर दिया था सर, लेकिन सामने देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो सर ने बताया था वो सारी चीज़ें फील्ड पे हो रही है। अच्छा, एनआईटी राउरकेला एक्चुअली ये सारे रिसर्च और कंसल्टेंसी वगैरह में भी अच्छा खासा काम करता है, मुझे लगता है। जिस माइंड से मैं काम कर रहा हूँ करंटली, जो साइंटिफिक स्टडी करा है वो तो आईआईटी बीएचयू ने करा है। उसके जस्ट पहले जो 3 पैनल का साइंटिफिक स्टडी करा था वो एनआईटी राउरकेला ही ने ही करा था। तो ये सारे एक्टिविटीज भी है जिस पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एनआईटी राउरकेला, जहाँ तक समझ में आता है। ये आप पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्किल्स है जो आपको लगता है कि ये मुझे बड़ा पसंद है सर, ये करना मुझे बड़ा पसंद है, ये ऐसा चीज है ना सर कि इसमें मैं दिन भर भी लगे रहूंगा तो मुझे बोर नहीं लगता, ऐसा कोई स्किल हो? एक तो मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग भी पसंद है, मैं करता रहता हूँ। आई वोंट से कि मैं बहुत अच्छा हूँ उसमें, बट यार मेरा टाइम निकल जाता है उसमें। सेकेंड, मुझे वेब डेवलपमेंट वगैरह पसंद है, अनलाइक, बट यार मैं डीएसए वगैरह उतना नहीं कर रहा हूँ। बट सॉफ्टवेयर की तरफ अगर इंक्लिनेशन देखो, तो अभी मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी आईओटी के ऊपर ही था। तो मैं वेब डेवलपमेंट भी बीच बीच में करता रहता हूँ। उसमें मैं अब ये नहीं बोलूँगा कि जितना एक एफिशिएंट होना चाहिए, जितना स्किल सेट होना चाहिए एक एसडी के लिए जाने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाने के लिए, मेरा स्किल सेट उतना नहीं होगा। बट यार मुझे पसंद है करना, सीखता रहता हूँ। हाँ, अच्छा है। अदर एक्टिविटी ही एक्चुअली कॉन्फिडेंस भी देता है। एक्चुअली जब मैं एनआईटी राउरकेला या आईआईटी खड़गपुर इन सब का जब बात करता हूँ तो कुछ नाम अलग से ध्यान आते हैं, जैसे आपके खासकर एनआईटी राउरकेला में अपने लेजेंडरी पर्सन ए के गौरई सर वहाँ से आते हैं। एक टाइम पे गेट प्रिपरेशन के लिए एकमात्र रिसोर्स हमारे पास हुआ करता था वो है ए के गौरई सर का बुक। अभी के टाइम पे भी स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चॉइस अगर कुछ है या किसी बुक से एक अलग ही अफेक्शन कुछ है तो वो ए के गौरई ठीक सर है। का बुक है। तो हाँ, एक एक बार है सर, तो क्या है मतलब सर
सब्जेक्ट सभी भी लेते हैं नहीं लेते हैं, और किस तरह का वो व्यक्ति, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए व्यूअर्स को। बड़े सर अच्छे हैं, ग्रेट सपोर्ट है। गेट के लिए हम लोग का एक जियो माइनिंग फेस्ट रहता है उनका, हम्म। वहाँ पे एक वर्कशॉप करवाया था हम लोगों ने। इस साल नहीं हुआ था, लास्ट टू लास्ट ईयर इस गेट वर्कशॉप उन्होंने हम लोग को गाइड करने के लिए डाला था। उसके अलावा वो हम लोग को उनकी बुक से मतलब रूबरू तो करा देते हैं कहाँ कहाँ से क्या क्या देना है। गोरई सर पे रिसोर्सेज वगैरह देते हैं प्रॉपर। और गोरई सर के हमारे दो सब्जेक्ट्स थे, एक माइंड सर्विंग, उसके बाद माइंड सिस्टम इंजीनियरिंग। तो या उनकी स्लाइड्स काफ़ी अच्छी रहती है। तो अगर आप उनकी स्लाइड्स एक बार पढ़ लेते हैं तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आपको बुक खोलना पड़ेगा, बट थ्योरी पढ़ने के लिए आपको वापस बुक खोलने की जरूरत नहीं है। गोरई सर की स्लाइड्स काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, एक तो गोरे सर का नाम हमने सुना, उसके अलावा और कौन कौन से फैकल्टी है आपके कॉलेज में जिसको लगा होगा कि सर ये इंसान मतलब ना लाइफ बदल दिया, ये पढ़ाने का इनका जो तरीका, इनका जो नॉलेज, इस टाइप का और कौन कौन से फैकल्टी है जो एनआईटी राउरकेला में जो आपको पर्सनली ऐसे अच्छे लगे हों? मेरे मेंटर तुषार सर, तुषार गुप्ता, वो कंप्यूटर हम्म। एप्लीकेशन इन माइंड्स एंड रॉक्स लोग टेक्नोलॉजी लेते हैं। वो हम्म। जब उनके सब्जेक्ट्स मुझे काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन हम्म। माइंड्स में हम लोग सिमुलेशंस वगैरह कराने सोचते हैं, तो ट्यूटोरियल हम्म। वाइज सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं उनके। फिर हमारे जयंत सर हम्म। अच्छे हैं, मनोज सर, सभी अच्छे हैं प्रोमिनेंटली ये सब। युगल सर एंड चरण सर के साथ मेरी अलग बॉन्ड, मतलब काफ़ी हम लोगों का, मुझे लगता है मैं उनसे बॉन्ड कर पाया हूँ। और बाकी निवाजी सर, सभी अच्छे हैं सर। ऐसे एक एक करके नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, आपने माइनिंग ज्ञान के अंदर में कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था? सर मैंने विक्रम 2025 बैच ज्वाइन किया था। ओके, तो ये आपने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कब करा एग्जैक्टली, लगभग कितना महीना का आपने तैयारी करा होगा गेट गेट 2025 के लिए सर और ये AIR 20 लाने के लिए? मैं दिसंबर में स्टार्ट किया था। तब उससे पहले ऐसे नहीं थे, मेरे गेट के लिए कॉन्सेप्ट ब्रश नहीं थे। गेट में जितना हम लोगों को थ्योरी वहाँ पे पढ़ाया जा रहा था क्लासेस में, तो उसके लिए थ्योरी मेरा ऑलमोस्ट वहाँ पे हो जा रहा था। मुझे क्वेश्चंस चाहिए थे, एंड विक्रम बैच के अंदर मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल गए थे, एंड टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस से मेरा एक प्लेटफॉर्म की आदत पड़ गई थी वहाँ पे। तो मुझे गेट में जाके वहाँ पे कुछ नया फील नहीं हुआ था। अच्छा। मैंने दिसंबर से मतलब क्वेश्चन अच्छा। लगाने सारे सॉल्व कर दिए थे। थ्योरी जितना हो गया था हो गया था, जितने क्वेश्चंस में देख रहा था, क्वेश्चंस में अगर मैं कुछ नया थ्योरी उसमें फिर देख रहा था कि ये थ्योरी नहीं आ रहा, फिर मैं वो वाला थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर। ओके, तो ओवरऑल क्या था आपका प्लानिंग, कैसा था कि कैसे आपने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करा डे वन, और वो जो लास्ट एग्जाम के दिन जाते तक में कैसा आपका प्लानिंग था ओवरऑल? मैंने शेड्यूलिंग, मैंने आपका जो टेस्ट सीरीज आप कराते थे हर वीक जो हम्म। रहता था, हाँ। उस पार्ट हाँ, में। मिड मंथ हर 15 दिन होता जी था। सर, वहाँ पे हर जो आपके टेस्ट सीरीज में, जैसे सबसे पहले आपने प्लानिंग से स्टार्ट किया था, तो मैंने अपना भी कोर्स हम्म। ओरिएंटेशन वैसे ही रखा था। आई थॉट कि मतलब जो जो सब्जेक्ट्स आप पहले करा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स गेट के लिए में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं उस टेस्ट हम्म। सीरीज के अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट प्रिपरेशन को रखता था। टुवर्ड्स एंड हम्म। मेरे एक सीनियर वो माइनिंग ज्ञान से ही पढ़े थे, विनायक साहू, हम्म। पिछली बार उन्होंने गेट दिया था। हम्म। तो उनसे मैं हम्म। गाइडेंस ले लिया करता था कि मेरा ये सब्जेक्ट खत्म हो गया, इस वाले सब्जेक्ट में मुझे और कितना हम्म। डिटेल में पढ़ना है, या फिर यहाँ पे मैंने इतना तक कवर कर लिया तो अभी इतने पे रुक जाऊंगे। जैसे पहले हुआ था कि हम्म। हमारा एक सीनियर जूनियर कल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा है, कि रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती, हम्म। बट हम लोगों की बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है यहाँ पे। Yeah, हम्म। वो मुझे गाइड करते थे। ओके, तो बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तो काफ़ी हद तक कॉलेज से क्लियर हो गया था, बस आपने अपना प्रिपरेशन ओरिएंटेड रखा माइनिंग यान के टेस्ट सीरीज के हिसाब से, या जो बुक्स के हिसाब हमारा से। मिड मंथ टेस्ट होता है उसके हिसाब से, कि जो जी सर। हमारा जो सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट हमारे स्केड्यूल्ड है उस हिसाब से आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करा, चाहे माइनिंग यान के वीडियो लेक्चर से हो चाहे जी और सर। कहीं से भी हो, आपने वो कंप्लीट करके फिर टेस्ट अटेम्प्ट करा। टेस्ट में कितने मार्क्स आते थे, कैसा आपका रैंक रहा करता था? सर टेस्ट में मैं इस टाइप का लाइक पिन पॉइंट नहीं कर सकता हूँ। मेरा वहाँ पे बहुत हम्म। वेरिएबल रहा है, किसी किसी टेस्ट में मैं राइट मतलब
एक टेस्ट में आई गेस मैं रैंक 4 आया था, मुझे टेस्ट का नंबर याद नहीं, ओके। बट एक में मैं 200 तक गिर गया था। तो अच्छा, ऐसे मतलब एक पूरा रेंज है उसमें, ऐसे तो पॉइंट वो नहीं कर 200 जाने का क्या रीज़न हो सकता है? उस बार ऐसे ही बैठ गया सर, पढ़ाई नहीं किया था, ऐसा है कि क्वेश्चन नहीं। जो पढ़ा था वहां से बाहर ही आ गया, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ आई आपने डोंट नो, एनालिसिस करा? कभी कभी मन नहीं कर रहा था, बट मुझे देना था तो देना था, दे दिया। अच्छा, नहीं ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि कई सारे से मैंने बात करा, उन्होंने बोला भाई जैसा भी हो आप मॉक टेस्ट दिला लो। अल्टीमेटली एग्जाम में आपको क्या करना है? टेस्ट ही ना दिलाना है। ठीक जिस है, वो भी मॉक टेस्ट की तरह ही है कि आप जितना ज़्यादा दिन मॉक टेस्ट दिला रहेंगे वो दिन लगेगा कि आप बच्चे की तरह खेल रहे हैं। फिर सेम बात है कि अगर इंडिया मेन मैच में आकर के खेलने से पहले जितना ज़्यादा नेट प्रैक्टिस करे रहेगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस के उनके चांसेस ग्राउंड पे बढ़ जाएंगे या इनहेंस हो जाएंगे, जो भी है। तो वही सेम केस गेट के साथ भी है कि जितना आप मॉक टेस्ट दिलाते हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मॉक टेस्ट की तैयारी नहीं है, बैठ गए, हाँ, डिमोटिवेट नहीं होना कि अब 200 रैंक आ गया, अरे यार मेरा तो जिंदगी खत्म, कि आपने पढ़ा ही नहीं था फिर भी 200 रैंक है कि आप रोते बैठ रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा तो नहीं है, अगले बार इंप्रूव करेंगे। दिलाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे गेट के? जो आपने ओवरऑल जो 11-12 सब्जेक्ट हमारे कोर होते हैं उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता था ये मेरा बेस्ट है सर, इसमें से कहीं से भी पूछ दे मुझसे ना छूटने वाला कहीं से भी पूछना है तो पता नहीं, बट रॉक मैकेनिक्स, जियो मैकेनिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे। कॉलेज के टाइम पे भी मैंने उस पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखा था, तो बाकी सब्जेक्ट्स से अगर मैं कंपेयर करूँ, रॉक मैकेनिक्स, जियो मैकेनिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग रहता था, स्टाटा कंट्रोल, ये 3 सब्जेक्ट में मैं अपना होल्ड रख के रखता था। हमारे मनोज सर जो थे, उन्होंने लाइक सेकेंड ईयर में हम लोगों का रॉक मैकेनिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था। उन्होंने डे 1 पे हम लोगों को आके क्लियर कर दिया था कि बाकी सब्जेक्ट से कुछ हो ना हो, इस वाले सब्जेक्ट से गेट में हर साल क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो टेक इट सीरियसली। वो बात में है। दिमाग में एक्चुअली मेरा छप गई अगला थी। सवाल यही होने वाला था कि भाई एनआईटी राउरकेला में क्या रॉक मैकेनिक्स की नदियां बह रही हैं क्या? अपने में अमृतेश सर, जो कि सबसे अच्छा रिस्पांस हमारे कोचिंग में किसी फैकल्टी का है, वो अमृतेश सर एनआईटी राउरकेला से ही आते हैं। देवाशीष का भी कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन रॉक मैकेनिक्स के लिए ही था, जो पहले पढ़ा रहे थे वेंटिलेशन माइनिंग मेथड जो इन्होंने पढ़ाया। तो इतना क्यों एनआईटी राउरकेला में रॉक मैकेनिक्स के लिए इतना ज़्यादा रुझान कैसे दिख रहा है? कोई कौन पढ़ाते हैं वहाँ पे एनआईटी राउरकेला में? रॉक मैकेनिक्स के हमारे जो सीनियर प्रोफेसर हैं मनोज मिश्रा एंड हम्म, युगल सर भी पढ़ाते हैं, युगल सर जियो मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, एंड स्टाटा कंट्रोल टेक्नोलॉजी जयंत सर पढ़ाते हैं। एंड हम लोग का ओके। जयंत मतलब, आप अगर हम लोग के असाइनमेंट्स वगैरह भी चेक करें, हमें यूजुअली वो एक क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल उससे में डायरेक्ट देने की जगह एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप का देते हैं कि तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लो, सॉल्व करो, उसके बाद हमें रिजल्ट्स ला के दिखाओ। ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बेसिस में सॉल्व कर दो। तो मे बी ये वाला फैक्टर है कि हम लोगों को इंक्लिनेशन एक रख दिया गया था रॉक मैकेनिक्स एंड जियो मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स। रॉक मैकेनिक्स के लिए तो आपका क्या, जैसे एक तो पढ़ाई करना हुआ राहुल की, नो डाउट आपने एक अच्छा खासा तैयारी करा करके आपका ए आई 20 आया है। लेकिन फ्री टाइम पे आप क्या इन जनरल की बोर हो गया पढ़ाई से, या ऐसा मन नहीं लग रहा है कुछ, तो क्या कौन सा गेम एक है जो आप पसंद करते हैं खेलना खेलना? मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मतलब प्रोफेशनली नहीं खेल पाता हूँ, बट रिफ्रेश होने के लिए मेरा बैडमिंटन अच्छा है। बाकी मैं घूमना फिरना क्वाइट पसंद करता हूँ, तो एंड मैं बता था हमारा कैंपस अच्छा है रिफ्रेश करने के लिए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ओके। वॉक करने निकल जाता हूँ। या फिर अगर ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूँ तो हम लोग का पूल यहाँ पे है, 5 साढ़े 5 बजे वहाँ पे चले जाता हूँ। इन तीनों में से कुछ ना कुछ। ओके। ओके। वो आप अपने 3 घंटे को बताइए जो आपने गेट 2025 एग्जाम में बैठे, कैसे उस टाइम को मैनेज करा, किस तरह से आपका अप्रोच था गेट 2025 एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, उसे आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए। स्टार्टिंग में तो लाइक नॉर्मल मेरा एंट्री हुआ, जैसे हुआ वेट करता, जैसे टाइम स्टार्ट हो मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ। कैलकुलेटर इस बार आई डोंट नो, या तो मुझे फील हुआ या सबको फील हुआ, मैं कह नहीं सकता, बट कैलकुलेटर के जो कीज थे मुझे इस बार तो छोटे छोटे दिख रहे थे। मे भी जब मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे थे, मैं एक कैलकुलेटर का तब पीवाई क्यू के मैं प्रिंट आउट्स लेके सॉल्व कर रहा था,
मॉक टेस्ट के टाइम पे देते समय तो वहाँ पे आपके जो वेब में कैलकुलेटर वो देते हैं। फिर पीवाईक्यू अगर मैं कभी खाली बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ पीवाईक्यू बुक से, तो मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा था, नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं एक्सटेंशन का भी। उस एक्सटेंशन में कैलकुलेटर के कीज बड़े थे, तो उसके कंपैरिजन में मुझे वहाँ पे कीज छोटे दिख रहे थे, तो वहाँ पे मैं स्टार्ट किया करना। 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के बीच में मैंने अपनी एप्टी पूरी खत्म कर दी होगी, एंड मैं माइनिंग पे फिर शिफ्ट कर गया था। वंस मेरा माइनिंग पे शिफ्ट हो गया था, अराउंड 1 आवर हो गया होगा कि आई गॉट बिट, मतलब थोड़ा सा पैनिक कर गया था, डर गया था। आई डोंट नो क्यों डरा था, बट थोड़ा सा डर गया था। उसके बाद मैं उस पैनिक को ओवरकम करने के लिए मैं थोड़ी देर बाहर चला गया था, एंड अपने आप को जोर से मैंने पिंच किया था। थोड़ा सा रिकवर करके आने के बाद मैं वापस लिखना स्टार्ट कर दिया था। उस पैनिक के चलते अभी तक मुझे लगता है कि एक बेसिक इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आया था वो मैं गलत किया था, वो ठीक हो सकता था। और भी कई क्वेश्चन थे इसी चक्कर में आई गेस गलत हुए। अभी पैनिक अगर कोई व्यूअर्स देख रहा है तो प्लीज अपने पैनिक अटैक को कंट्रोल करने को ट्राई करें कीजिएगा। बाकी तो गेट ठीक था, ताकि टाइम मैनेजमेंट में मैं करता था कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे लंबा लग रहा है मैं उसको रिव्यू मार के छोड़ देता था, पहले सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को अटेंड कर लिए, फिर लंबे वालों पे आता था। बाकी अगर मुझे पढ़ के पता लग जाता है ये क्वेश्चन हो पाएगा या फिर नहीं हो, प्रैक्टिस में होती थी कि मैं जज कर लेता हूँ। ओके, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कि सेकंड अटेम्प्ट था? मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। ये व्यूअर्स को समझना चाहिए कि गेट एग्ज़ाम जो है जितना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एक्चुअली। आपको जैसे आपने बताया ना कि स्क्रीन पे जो कैलकुलेटर आपके पास है वर्चुअल कैलकुलेटर, वो बड़े छोटे छोटे उसके कीज दिख रहे थे। तो ये आप सेकंड अटेम्प्ट आने के बाद में ये दिक्कत हो रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को होता है। तो उन्होंने फिर से मॉक टेस्ट के इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप बताइए, जो माइनिंग गन के अंदर में मॉक टेस्ट होता है उसका इंटरफेस और गेट के इंटरफेस में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? दोनों सेम है कि काफ़ी डिफरेंस है? तो ऑलमोस्ट है। वही बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है। कैलकुलेटर जो हमारे में आता है वर्चुअल कैलकुलेटर, वो आपने यूज़ करा ये समय वर्चुअल कैलकुलेटर माइनिंग? यूज करता था, तो भाई कीज के मतलब जो प्रिंटेड साइज कीज में जो लेटर्स लिखे थे उसमें मुझे बस थोड़ा सा डिफरेंस लगा था, वरना बाकी कैलकुलेटर के डायमेंशन उसका मूवमेंट एंड ऑल वो सब कुछ तो सेम ही था। सब कुछ सेम था। तो देखता हूँ, मैं एक टेक्निकल टीम से बात करता हूँ, अगर गेट में उसके कीज छोटे हैं तो हमारे में भी उसका कीज छोटा करवाने का कुछ ऐसा देखा जा सकता है। या हो सकता है जी बाय डिफॉल्ट आपके में ऐसा कुछ हो गया, तो मैं और सजेशन ले लेता हूँ। बाकी बोलने का ये मतलब हुआ कि अगर आप माइनिंग के मॉक टेस्ट को दिला लिए, चाहे वो मिड मंथ मॉक टेस्ट हो, चाहे हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो, चाहे हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, चाहे हम पीवाईक्यूज के लिए जो मॉक टेस्ट रेडी किए हैं, अगर कोई 30 40 50 मॉक टेस्ट दिला के चला जाता है तो उसको लगेगा कि भाई माइनिंग एन का ही मॉक टेस्ट दे रहे हो मेरे एग्जाम में जी भी। क्योंकि मुझे भी जहाँ तक समझ में आता है सेम टू सेम इंटरफेस है हमारा। इवन स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन भी हमने लगभग गेट जैसा ही लिख रखा है कि वो जो क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो पूरी तरह जी से उनको फीलिंग है। हाँ, और भी कुछ कुछ चीज़ें आपको करने का नीड है कि आप जब बैठे तो एक शांत माहौल में बैठे, उसी टाइम पे बैठे। अगर आखिरी के मॉक टेस्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं, उस टाइम तक आपको पता रहता है कि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है कि सेकंड शिफ्ट में होने वाला है, तो उसी शिफ्ट में बैठे। अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो मॉर्निंग शिफ्ट में बैठे, इवनिंग शिफ्ट में तो इवनिंग शिफ्ट, टाइमिंग वही रखें। तो ऐसे आप एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट से फैमिलियर हो जा रहे हैं। और मेन एग्जाम में फिर ये जो फियर के चलते राहुल बता रहे हैं कि बाहर निकल के मुझे पिंच करना पड़ा, फिर वापस से आया एग्जाम दिया, ये वाला प्रॉब्लम अगर कोई फ्रिक्वेंटली अटेंशन के साथ सेम टाइम पे अगर मॉक टेस्ट देता है, प्रॉब्लम फिर भी हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसा है। आप सॉरी, आप राहुल जो गेट 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या टिप्स है जो उनको देना चाहेंगे जो गेट प्रिपरेशन के दौरान वो ध्यान रखें? क्या गलतियां हैं जो इन जनरल लोग करते हैं जो वो अवॉइड करके एक अच्छा रैंक ला सकते हैं? तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी मत पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस साइड बाय साइड रखिए। तब एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ चलने चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। यू नो अ लॉट ऑफ थ्योरी बट तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ पा रहा,
वो थ्योरी उस समय मतलब या तुम आगे जाके मे भी अच्छे माइनिंग इंजीनियर बन पाओगे, बट पहले तुम्हें किसी कंपनी के अंदर जाना है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस करिए, एप्टी को नेग्लेक्ट मत कीजिए। एप्टी मार्क्स बूस्ट करने के लिए काम आ सकती है। तभी हम इंटरव्यू के लास्ट पड़ाव पे आते हैं राहुल, कि जो आपके वेल विशर है उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे आपके इस अचीवमेंट पे कि आपने गेट एग्जाम में 20 रैंक लाया, या जहां भी आप हैं कि आपने जेई क्रैक करके एनआईटी राउरकेला में गए, प्रतिष्ठित कॉलेज के अंदर पढ़े, ओवरऑल आपका जो लाइफ जर्नी है उनको किसको समर्पित करना चाहेंगे, उसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, सबसे पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरा सिबलिंग। अगर मैं इंस्टेंसेस कोट करूँ तो मैं अभी भी लाइक घर पे अगर जाता हूँ, जब मैं छोटा था तो मैं अपने भाई को देता था कि हेयर इज माई बुक, उसे रैंडम बाइबल लेना स्टार्ट कर दे। तो यार उनकी डेडिकेशन के बिना तो मेरा आज जो भी हाल है कभी नहीं हो पाता। मैं जैसा हूँ एंड मैं लाइफ में अभी मैं जैसे भी कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, तो उनकी वजह से ही हो रहा है। मैं अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, विनायक भैया, स्वरूप भैया, विश्वजीत भैया, शाश्वत भैया, इन सबको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे गेट के लिए। और पुरंता थी और स्वरूप भैया मेरे टाटा सेल में हेल्प करने के लिए थैंक यू। एंड आप सब मतलब मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, अनिमेश बारेक, स्मृति रंजन, रॉकी रोशन बेहरा, मेरे बैचमेट सत्यव्रत बिस्वाल, अभिजीत और सब इतने लोग, इन सबको दे वर रियली हेल्पफुल टू मी। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल, माइनिंग ज्ञान में आने के लिए। थैंक यू सो मच हमें अपना वैल्यूबल टिप्स स्ट्रेटजी बताने के लिए कि किस तरह आपने गेट एग्ज़ाम का तैयारी करा। आपके द्वारा बताए गए सारे टिप्स, स्ट्रेटजी, प्लानिंग डेफिनेटली गेट 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे गेट एस्पिरेंट को हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। थैंक यू सो मच माइनिंग ज्ञान में आने के लिए।